स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना पाठ 12 पढ़ेंगे, शनि एक ग्रह। तो शनि क्या होता है? शनि हम सैटर्न को बोलते हैं और ये हमारा एक प्लैनेट होता है। प्रस्तुत वैज्ञानिक निबंध में लेखन ने शनि ग्रह की रोमांचक प्रस्तुति की है। शनि की रचना एवं इसकी प्रकृति के सजीव चित्रण के साथ साथ लेखक इस तरह से जुड़ी भ्रामक धारणाओं का निराकरण करने में भी सफल रहा। इस पाठ में से क्या पता चलता है? हमें शनि के ही जो खाबियां हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं, वही सब हमें पता चलता है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह का स्थान, तो सबसे बड़ा सौर होता है जुपिटर, और उसके बाद किसका कौन आता है सेकंड प्लेस पे? शनि यानी सैटर्न। शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 7.5 गुना बड़ा। तो देखो, अगर हमारी पृथ्वी इतनी सी है तो ये उसका इतना बड़ा पार्ट है, यानी 750 टाइम्स। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास के करीब 9 गुना। तो देखो क्या है, अगर उसका क्या करें, वेट करें, तो उससे 116 टाइम्स ज्यादा हो। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 143 करोड़ किलोमीटर है। यह ग्रह प्रति सेकंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अतः 90 साल का कोई बूढ़ा आदमी यदि शनि ग्रह पर पहुंचेगा तो उस ग्रह के अनुसार उसकी उम्र सिर्फ 3 साल की होगी। देखो कितना है, अगर वो 90 साल का है और वो शनि पे पहुंच गया तो वहां पे सिर्फ कितने साल का माना जाएगा? सिर्फ 3 साल का। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना गैप है? अर्थ और सैटर्न में 15 करोड़ किलोमीटर। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इससे दूरबीन के बिना पूरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। पुराने जमाने के लोगों ने इस पीले चमकीले ग्रह को पहचान लिया था। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सूर्य, चंद्र और काल्पनिक राहु केतु के अलावा जिन 5 ग्रहों का ज्ञान था उसमें शनि सबसे अधिक दूर था। तो देखो, जितने भी उन्हें पहले प्लैनेट्स पता थे उसमें सबसे दूर कौन था? शनि। शनि को शनिचर भी कहते हैं। आकाश की गोलक परिंदे को बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनिचर नाम दिया है। शनिचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने। तो उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है, तो इसलिए धीरे चलने वालों को क्या कहते हैं? शनिचर, और इसीलिए उसका नाम शनिचर रख लिया। लेकिन बाद में लोगों ने इसी शनिचर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वास हुए कांपने लगते हैं। पहले ज्योतिषियों की पोथों में इस ग्रह को इतना अशुभ माना गया है कि जिस राशि में इसका निवास होता है उसके आगे और पीछे की राशि को भी यह छेड़ता है। तो देखो, अंधविश्वास से माना कि जिसपे भी शनि मंडरा रहा है यानी शनि का वो है, तो क्या है, वो तो खतरे में है। तो इसीलिए अगर वो है तो वो आसपास वालों को भी खतरा पहुंचाएगा। एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। हमारे देश में पुराने ग्रंथों में शनि को मंथन भी कहा गया है। मंथन का अर्थ है मथने वाला या पीड़ा देना, यानी जो हानि पहुंचाए। इस अर्थ के आधार पर भी शनि को कष्ट देने वाला ग्रह मान लिया गया। वस्तुतः काफी प्राचीन काल में ही शनि को एक अनिष्टकारी ग्रह समझ लिया गया था। महाभारत के ऋषि पर्व में शनिचर का उल्लेख है। पूर्व फागुनी को पकड़कर शनि उसे पीड़ित करेगा। शनिचर विशाखा नक्षत्र के समीप वर्ष भर रहेगा और ग्रहों की स्थितियां अत्यंत अनिष्टकारी हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। तो क्या माना गया हो? इसके पुत्र हैं। जो शनि है वो सूर्य के पुत्र है, यानी सूरज के पुत्र। वैसा इसका वाहन है, कौन है? निशान पाशक। ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं। यूनानी आख्यानों के अनुसार सैटर्न जुपिटर के पिता है। तो सैटर्न को क्या माना जाता है? जुपिटर के फादर। लोग सैटर्न को कृषि का देवता मानते हैं। हमारे देश में शनि महाराज तेल के देवता बन गए। तो देखो क्या होता है, सैटरडे के दिन अब शनि महाराज पर तेल चढ़ाने जाता है, तो वहां पर यही बताया गया है कि वो तेल के देवता माने। पुराने जमाने में ज्योतिषियों ने पता नहीं क्यों शनि को एक अत्यंत अशुद्ध ग्रह करार दिया था। ईसा 6वीं सदी में महान भारतीय ज्योतिषी वाराहमिहिर ने तो अपने बृहद संहिता व्रत में शनि के अशुभ फलों के बारे में भी शनिचराचर नामक एक स्वतंत्र अध्याय भी लिख डाला।
बाद में फिर ज्योतिषियों ने वराहमिहिर का एक अंधाकरण किया। वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। इसको क्या बताया गया है? बहुत ही ज्यादा सुंदर प्लान। लेकिन पुराने जमाने के ज्योतिषी अपनी पूरी आंखों से इस तरह के सुंदरता को देखने या पहचानने में समर्थ नहीं थे। अभी 1609 ईस्वी तक किसी को भी आकाश की ज्योतिषियों का दिव्य दृष्टि से देखने का अवसर नहीं मिला था। गैलीलियो ने पहली बार दिव्य दृष्टि अर्थात दूरबीन के प्रकाश का अवलोकन किया। तो देखो किसने बनाया था? ताकि हम दूर वाली चीजों को देख सके। दूर वाली चीजों को किससे देखते हैं हम? टेलीस्कोप से। तो गैलीलियो ने उसका क्या किया? उसका मतलब उसको बनाया। और उससे पहले लोगों ने देख ही नहीं सकते थे, तो वो ये सोचते थे कि ये क्या है, ये ग्रह है और बहुत ही बड़ा मतलब नेगेटिव बोलते थे उसके बारे में। तो जब वो आ गया फिर लोगों ने देखा कि कितना क्या है ये, फिर की वो नहीं बहुत ही ज्यादा सुंदर प्लैनेट। जो कोई भी दूरबीन से शनि को दिखेगा इस ग्रह के बारे में इसके पुराने ख्याल अवश्य बदल जाएंगे। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चमू और व्यंग्यक अंकन दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया है। तो बोला गया है हाँ देखो ये प्लैनेट है और इस पे ऐसी एक रिंग रहती, तो इसलिए बोला क्या क्योंकि प्रकृति ने वो इतना सुंदर है कि ऑलरेडी इसके गले में हार डाल कर दिया है। शनि के इस वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर पिंड बना दिया है। पुराने जमाने के ज्योतिषियों को शनि के इन वलयों की जानकारी नहीं थी। अब जब लोगों ने देखा ही नहीं है तो इसके बारे में कैसे पता होगा? तो धीरे धीरे लोगों को इसकी जानकारी मिलने लगी। शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल से में भी मिली है। इसमें भी ज्यादा प्रामाणिक जानकारी अंतरिक्षयानों का युद्ध शुरू होने के बाद पिछले करीब 2 दशकों में मिली है। शनि क्रमानुसार सौरमंडल का छठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारे 750 पृथ्वियां समा जाती है। तो इतना ज्यादा बड़ा है कि यानी जो हमारी अर्थ है वो इतनी 750 अर्थ उसके अंदर आ सकती है। परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है, यानी गेट में कम है और साइज में ज्यादा। कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि और औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम है। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो वह उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लग जाएगा। अब तैरती कौन सी चीज है? जो हल्की होती है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पेड़ शनि ही है, यानी जिसका वेट जो वेट है वो सबसे ज्यादा कम इसी में। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से हमारे करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसलिए साल भर के अंत के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि के करीब 2.5 साल तक होता है, लेकिन शनि का दिन हमारे दिन से काफी छोटा रहता है। यह ग्रह 10 घंटों और 12 मिनटों में अपनी दूरी और एक परिक्रमा पूरी कर देता है। अतः शनि का एक वर्ष इससे करीब 25,000 दिनों के बराबर होता है। शनि ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। तो ये क्या होता है? ये सन से बहुत दूर है तो इस पे बहुत ही ज्यादा कम पड़ेगी। जैसे देखो ये सन है और अभी हमने क्या पढ़ा, ये 6th नंबर पे है, तो एक प्लैनेट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सन की डायरेक्ट रेज इस पे पड़ेगी, फिर थोड़ी कम इस पे, और इस तक जाते जाते क्या हो जाती है? सन की रेज बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान 0 के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। क्या होता है? क्या इसको ठंडा यानी बहुत ही ज्यादा कोल्ड प्लैनेट है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनियम गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, यानी इसका कोई बयान नहीं है, तो हमें नहीं पता वहाँ का जो सतह है यानी जो लेयर है कैसी है। हम केवल इसके चमकीले भारी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस पृथ्वी होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं है। प्राचीन काल के ज्योतिषियों और सौरमंडल के केवल एक चंद्र की जानकारी थी। गैलीलियो ने पहले बार 1610 ईस्वी में बृहस्पति के 4 चंद्रों की खोज की। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले एक पिंड को अब
हम उपग्रह कहते हैं। समूचे सौरमंडल में अब तक करीब 7 उपग्रह खोजे गए। तो देखो क्या हो गया, उपग्रह क्या होते हैं, जो सैटेलाइट्स होती है। अब देखो ये तो सन के चक्कर काटेंगे ये प्लैनेट्स, है ना, पर क्या होते हैं, इनके भी वो अलग अलग होते हैं। जैसे इनके भी अलग अलग सैटेलाइट्स हो गई, वो इनके चक्कर काटती हैं और फिर ये सब मिलकर सन के चक्कर काटते हैं। अभी 2-3 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गए। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्षयान पायनियर तथा वाइजर शनि के नजदीक पहुंचे और इनके जरिए इस तरह के 7 नए उपग्रह खोजे। तो क्या पता चले, 7 सैटेलाइट्स और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्र टाइटन और सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को भी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जा रहा था, परंतु वाइजर यान की खोजबीन से पता चला कि बृहस्पति का गैलीलियो उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। तो पहले विश्व को माना जाता था, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने थोड़ी और क्या करी, थोड़ी और खोज करी और फिर पता चला कि उसका वो नहीं बल्कि दूसरा क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन टाइटन की सबसे अद्भुत चीज है इस पर मौजूद घना वायुमंडल। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन से भी ज्यादा घना और भारी है। टाइटन के वायुमंडल में मीथेन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस उपग्रह की सतह पर मीथेन गैस ठोस या तरल रूप में हो सकती है। इस प्रकार टाइटन को पृथ्वी की तरह का एक ऐसा पिंड माना जा सकता है जिस पर मीथेन पानी की भूमिका अदा करती है। मीथेन के योग से बनने वाले किस्म के अणुजैविक तत्वों का निर्माण कर सकती है। इसलिए जैविक तत्वों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से टाइटन का बड़ा महत्व है। टाइटन की परिस्थितियों का अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि 3-4 अरब साल पहले धरती पर प्राथमिक जीवों का अभिव्यक्ति किस प्रकार हुआ होगा। तो ये बताते हैं कि कैसे कैसे जो पृथ्वी है उस पर कैसे कैसे लोग आएंगे और कैसे कैसे रहने लगे। शनि की सतह पर अंतरिक्षयान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्षयान को उतारा जा सकता है। इसलिए मंगल के बाद टाइटन उपग्रह पर अंतरिक्षयान को उतारने के प्रयास किए जाएंगे। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज है इसके चहु और के वलय और कंकड़। सबसे पहले गैलीलियो ने ही इसकी खोज की थी। अभी कुछ साल पहले तक शनि के 3 स्पष्ट वलय पहचाने गए थे। इनके बीच में कुछ खाली जगह भी है। शनि के ये वलय इस ग्रह के विषुवतीय समतल में प्रक्रिया परिक्रमा करते हैं। इधर के कुछ वर्षों में पायोनियर और वाइजर यानों के जरिए शनि के और भी कुछ वलय खोजे गए हैं। इन वलयों की संख्या अब 7 पर पहुंच गई है। तो देखो कहाँ से धीरे धीरे खोज कर इसमें क्या करती है, उन्होंने 7 तक पहुंचा दिए। पहले 7 खोजे, फिर और 7 खोजे, तो फिर धीरे धीरे जैसे साइंटिस्ट आते गए वैसी वैसी और खोज होने लगी। ताज़ी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं, परंतु शनि के वलय इतने ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट हैं कि शनि की सतह से करीब 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होते हैं और 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूर तक फैले हुए हैं। लेकिन इनकी मोटाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए विशेष अवसरों पर शनि के भी वलय हमें पतली रेखा जैसे दिखाई देते। कभी कभी इन वलयों से दूर के तारों को भी देखा जाता है। तो देखो जैसे इसके बाद जो यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट्स होते हैं तो उनकी भी सैटेलाइट्स है, पर जो सैटर्न है उसके ही सैटेलाइट्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, उतनी ज्यादा है कि उनमें वो क्या होते हैं, वो छुप जाते हैं। शनि के ये वलय ठोस नहीं हो सकते, ये छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। ये टुकड़े बर्फ से आच्छादित है, इसलिए शनि के ये वलय खूब चमकते हैं। शनि के इन वलयों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ खगोलविदों का कहना है कि उपग्रह विखंडित हो गया है और उसके टुकड़े का से यह वलय बने। तो बस कुछ अपनी अपनी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि शनि की उत्पत्ति के समय से ही यह वलय मौजूद है। ऐसे ही वलयों के बाद में उपग्रह बनते हैं। ये वलय आगे जाकर शनि के लिए हो जाए तो बोलते कि ऐसी है और धीरे धीरे जाके क्या हो जाता है, ये बाद में जाके सैटर्न के सैटेलाइट्स बन जाते हैं। जो भी हो, किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। फिर शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है।
तो आखिरी में ये बताया गया है कि कोई भी जो प्लैनेट होता है वो क्या होता है, शुभ या अशुभ नहीं होता। और तो हम शनि को भी अशुभ मानते हैं, और शनि तो क्या है, इतना अच्छा प्लैनेट है और इतना ज्यादा सबसे सुंदर प्लैनेट इसको माना है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छी थैंक यू।